हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो फंडामेंटल राइट्स है। मैं पिछले कई दिनों से फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ी समरी भी करूँगा। अगर आपको इसका लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं ये लेक्चर आप लोगों के सामने यूं ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए कोई पैसा तो खर्च करना नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं। फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया भाग 3, संविधान के भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसमें 12 और 13 जनरल प्रोविजंस हैं। 33, 34, 35 राइट्स के अपवाद हैं। 14 से 32 तक ये राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स इनको कहते हैं। आपको बताए थे कि मूल अधिकारों में मूल क्या है, तो डीटी बसु के अनुसार मूल शब्द से अभिप्राय बस इतने सा है कि इन राइट्स में से किसी का हरण आप सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, यानी किसी का लोप नहीं कर सकते अगर सुप्रीम कोर्ट न चाहे तो। जैसे अनुच्छेद 19(1)(f) जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, वो उसे अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत भाग 12 के अंतर्गत एक्चुअली रखा गया, यानी उसे अब लीगल राइट्स बना दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की जगह। इसका मतलब ये है, इसीलिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ भी गया है, क्योंकि लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सीधे हाई कोर्ट तो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरी बात यह आपको बताए थे कि राइट्स और राइट में अंतर होता है। राइट्स का मतलब क्लेम होता है, जबकि राइट का मतलब पावर होता है। दूसरे शब्दों में आप जो दावेदारी करते हैं किसके विरुद्ध करते हैं, तो राज्य के विरुद्ध। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराया गया। क्यों राज्य के विरुद्ध? क्योंकि राज्य से बड़ा गुंडा इस धरती पर कोई दूसरी एजेंसी नहीं है। उसके पास कानूनी डंडा है जो चला करके आपसे अपनी बात मनवा सकता है। वो देखने में क्लीन शेप्ड होगा। आपको बताए थे थोड़ा मजाकिया अंदाज में कि देखने में क्लीन शेप्ड होगा, लेकिन फिर भी वो जो चाहेगा वही होगा। जैसे मोदी जी, योगी जी जो चाहेंगे वही इस समय होगा, और वही हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भले किसी और विधि से अंकुश लगाने की कोशिश करें, लेकिन वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया, लेकिन योगी जी ने बिजली चोरी के आरोप में उसकी जांच करवाते करवाते देखिए संभल में कहां से कहां तक पहुंच गए, और उसके आरोप में जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं सपा के, उन तक को इम्प्लीकेट करवा दिया। दूसरे शब्दों में अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं राज्य से बड़ा बदमाश इस धरती पर कोई नहीं है। ये आपको बताए थे मैल्कम एक्स कहा करते थे, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, कलर्ड पर्सन थे अमेरिका में। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक सहायक भी थे, सहयोगी भी थे। आज हम लोग अनुच्छेद 16 पर बात करेंगे। इसी क्रम में हमने राइट्स की चर्चा करते हुए अनुच्छेद 14 का जिक्र किया था, जिस पर इसमें अफर्मेटिव एक्शन का भी जिक्र किया था, और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो फ्रेजेस की चर्चा किया था। अनुच्छेद 15 भी में भी नागरिकों को मिले अधिकारों का जिक्र किया था, जिसमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि सरकार यानी राज्य के द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, राज्य का भी डेफिनेशन आपको अनुच्छेद 12 में बताए थे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से फंडेड है यानी वित्त पोषित है, उसके उसमें रिजर्वेशन की बात बताए थे अनुच्छेद 15, जिसका जिक्र मैंने परसों किया था। कल तो कोई लेक्चर नहीं ले पाए थे, कल 25 दिसंबर था, तो आज 26 को फिर अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में यानी राज्य के अधीन जो नौकरियां होती हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कैसे प्रभावी बनाई गई है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले देखिए अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में ये कहा गया है, जैसे उसमें RRCSP था, इसमें दो चीजें बढ़ जाती हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स तो है ही, डिसेंट भी है, यानी मूल वंश जिससे जिससे आप का अवतरण हुआ, यानी आपका खानदान, और रेजिडेंस भी है, आवास भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में, केरल का एक मुकदमा था उसमें भी और उसके पहले भी उसने मुलाथिल का केस था एक, उसमें प्रदीप जैन, केदारनाथ पांडे इत्यादि 60 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए। ये सभी भारत संघ, चूंकि नागरिकता के मामले में भारत संघ ही कुछ कर सकता है, राज्यों को तो अधिकार है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था डोमिसाइल दो तरह की होती है। एक डोमिसाइल वो जिसमें जहाँ, जो कि मूल वंश जहाँ आपका जन्म हुआ हो, आपके खानदान के लोग रहते हों, आपके कम से कम 3 पीढ़ी के लोग वहाँ रहते हों, वहाँ रहते आए हों। और एक बाई चॉइस, यानी बाई बर्थ, बाई चॉइस। बाई चॉइस जैसे आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप दिल्ली आ गए और दिल्ली में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, दिल्ली में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके हाव भाव, आपके क्रियाकलाप से पता चल जाएगा कि आप दिल्ली में बसना चाहते हैं नहीं। पैसे के अभाव में भले ही आप किराए के मकान में रहते हों, अपना मकान न ले पाए हों, लेकिन इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि आप दिल्ली में बसना चाहते हैं नहीं। तो ये बाई चॉइस हो गया। दोनों को डोमिसाइल में माना है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी बाई बर्थ को ही माना है, उसे नेचुरल डोमिसाइल कहा है। और बाई चॉइस यानी अपने पसंद के अनुसार जहां आप रहते हैं वहां भी डोमिसाइल आप ले सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर में नागरिकता संबंधी कुछ रेस्ट्रिक्शन से अनुच्छेद 35A के तहत, लेकिन अब तो वो भी खत्म कर दिए गए, चूंकि 35A खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजन है अनुच्छेद 371 के तहत, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसमें उससे बदलाव करने कोई इरादा नहीं है। तो 371 में है, और 371 में वही है जो आदिवासी बहुल राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं सिक्किम को छोड़ करके, वो सभी लगभग आदिवासी बहुल हैं। असम को भी छोड़ दीजिए, असम में थोड़े आदिवासियों की संख्या कम है, लेकिन और जगहों पर आदिवासी बहुतायत में हैं। और इन सभी के लिए आप कह सकते हैं 6 स्टेट्स में, सिक्किम को भी जोड़ लीजिए, 7 स्टेट्स में एक्चुअली 371 अनुच्छेद 371 के तहत वहाँ के स्थानीय शासन को अधिकार मिला हुआ है कि वो वहाँ के लोगों को विशेष तरजीह दे सकता है, सरकारी सेवायोजन हो या शिक्षण संस्थान में एडमिशन हो, इन सब में किसी भी मामले में। जैसे मणिपुर विश्वविद्यालय, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ स्थानीय सरकार की अच्छी खासी चलती है। वहाँ एडमिशन में वहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अनुच्छेद 371 में कोई बदलाव किया नहीं गया, 370 में बदलाव किया गया है। अब आइए अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 15 से जब हम इसकी तुलना करेंगे, पानी दीजिए 1 मिनट हम पानी पी लें, पानी तो जल्दी से, वही बोतल ही दे दो। ठंडा हो गया है, गर्म चाहिए था। हाँ, तो अनुच्छेद 15 शिक्षण संस्थानों में एडमिशन से संबंधित, उन शिक्षण संस्थानों में जो सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से फंडेड हैं, वित्त पोषित हैं, और राज्य की परिभाषा में आना चाहिए उनको, यानी राज्य द्वारा, सरकार का मतलब राज्य से ही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, या और जिसे सरकार का दर्जा प्राप्त हो। अनुच्छेद 12 की व्याख्या करते समय इसे मैंने क्लियर किया था। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में जो भी आएंगे तो राज्य द्वारा फंडेड होना चाहिए, यानी राज्य द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब इसमें इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग तो लगभग सभी आ जाते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो,
हर जगहों पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण था, जनजातियों के लिए आरक्षण था। अनुसूचित जातियों के लिए कुल सीटों के 15% और 7.5% जनजातियों के लिए, लेकिन 27% आरक्षण अर्जुन सिंह ने लागू कर दिया, जिन्होंने 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पीए नामदार केस को पलटने के लिए किया था, पारित करवाया था संसद से, किया नहीं था, करवाया था। और यानी गॉट पास्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, केवल पास्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि सरकार करवाती है, करती नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को भी ध्यान में रखना है। ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के स्तर पर आरक्षण देने संबंधित है। 1992 नवंबर में जब इंदिरा साहनी विवाद में डिसीजन आया था 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, तो ऐसी दशा में मेजॉरिटी जजेस के ओपिनियन को व्यक्त किया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई ऐसा है कि जो आरक्षण है वो केवल प्रवेश स्तर पर अलाउ किया जाएगा, आगे नहीं, यानी प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया है, जो एस नागराज केस 2006 में रोक लगा रखी थी, उसे अब अलाउ कर दिया है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। खैर, इस प्रकार से और चर्चा किया भी है, हमने परसों इस पर विधिवत चर्चा किया भी था और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो अनुच्छेद 16 सरकारी सेवा योजन में आरक्षण से संबंधित है। क्यों सरकारी सेवा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों प्राइवेट नौकरी को नहीं? 3 कारण हैं, जो सतीश चंद्रा जाने माने इतिहासकार हैं उन्होंने गिनाए हैं। पहला ये कि सरकार के करीब रहने से पावर का एहसास होता है, यानी सत्ता का एहसास होता है। जैसे जियाउद्दीन बर्नी अपने तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खलजी के समय के कर अधिकारियों के बारे में लिखता है कि वो इतने आतताई थे, कोई आदमी अपने लड़की की शादी उनसे नहीं करना चाहता था। इसे सतीश चंद्रा ने, जो कि एक वामपंथी मध्यकालीन इतिहासकार हैं, उन्होंने खंगालने की कोशिश किया है और पाया है कि यह एक अतिशयोक्ति थी, जिससे अलाउद्दीन खलजी के निगेटिव इमेज को पेंट किया जा सके। जियाउद्दीन बर्नी इसीलिए यह बात कहता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। यानी सरकारी नौकरी अशोक के समय भी महत्वपूर्ण थी, अलाउद्दीन खलजी के समय भी महत्वपूर्ण थी, अंग्रेजों के समय में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है। तो पहला तो ये है पावर के करीब रहने का एहसास। दूसरा ये है प्रेस्टीज, यानी प्रतिष्ठा भी समाज में बनी रहती है कि भाई चलो फलाने सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें भी अगर आप उच्च पद पर, इसीलिए नेता आप देखते हैं सत्ता से हटने के बाद सूख के लकड़ी हो जाते हैं सब। सत्ता नेताओं को सबसे ज्यादा प्रिय होती है और इसीलिए वो राजनीति करते भी हैं। हैंस मार्गन तो कहता ही है, राजनीति का मतलब ही होता है पावर, यानी पावर के लिए संघर्ष, यानी सत्ता में आने के लिए संघर्ष। और तीसरा होता है पैसा। दूसरे शब्दों में नियमित रूप से जो वेतन मिलता है वो तो मिलता ही है, ऊपर से जैसे हमारे एक मित्र हैं वो कहा करते हैं चनरमन, यानी ऊपर से जो घूस घास लेने का जो अवसर मिलता है वो प्राइवेट में तो मिलता है, वो सरकारी नौकरी में ही मिल सकता है। खैर, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो घूस को ग्लोरीफाई करने जैसा हो जाएगा। लेकिन रेगुलर जो वेतन मिलता है वो भी कम नहीं होता है, क्योंकि राज्य को मॉडल एम्प्लॉयर माना जाता है। इस वजह से एक नियमित वेतन जो वहाँ मिलता रहता है, स्थायित्व का बोध होता है, यह अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो पावर, प्रेस्टीज और पेल्फ का मतलब पैसे से ही है, यानी 3 पी के कारण लोग सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं, ऐसा सतीश चंद्रा का मानना। हालांकि नरेंद्र मोदी ने लेटरल एंट्री की वैसे शुरुआत तो मनमोहन सिंह के समय, यानी प्राइवेट कंपनियों से 8 लोगों को एंट्री दिया था नरेंद्र मोदी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर, यानी वहां के सीईओ को सीधे अमेरिका की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया था।
3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ये लोग होते हैं, ये लोग परमानेंट नहीं होते, जो ग्लेन स्टाल का डेफिनेशन है ब्यूरोक्रेसी का। और इधर भी कई लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी में जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसको लेकर के विरोधी दलों ने, खास करके राहुल गांधी जी ने विरोध भी किया था। खैर, वो तो राजनीतिक बातें हैं, होती रहेंगी। तो अनुच्छेद 16 एक्चुअली सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर देने की वकालत करता है। राज्य के अधीन सेवा योजन का मतलब सरकारी नौकरी से हुआ, और वो ये बात कहता है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, और ये लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, खानदान के आधार पर और आवास के आधार पर, इनमें से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो आवास संबंधी प्रावधान, ये 16(3) में साफ साफ कहा गया है। 16(1), 16(2) तो ये मुख्य प्रावधान है। 16(3) से 16(5) तक ओरिजिनल प्रावधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान थे। 16(6) को मोदी जी ने जोड़ा है। तो खैर, जैसे 15 में 15(3) तक ही मूल प्रावधान थे। 15(4), 15(5), 15(6) को बाद में जोड़ा गया है। 15(4) को पंडित नेहरू ने जोड़ा था। 15(5) को आपको बता ही दिया, अर्जुन सिंह ने जोड़ा था। और 15 एक्चुअली उनका उद्देश्य यही था, चूंकि पीए इनामदार केस में जिस संपत्ति और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं रहता। अगर अर्जुन सिंह ने यह प्रावधान नहीं कराया होता तो 27% जो आरक्षण दिया गया वो इसी के तहत दिया गया। खैर, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 सरकारी सेवा योजन में आरक्षण से संबंधित है। तो इसमें 16(1), 16(2) मुख्य प्रावधान है। 16(3), 16(4), 16(5) ये अपवाद है, ये भी मूल संविधान के हिस्सा है। 16(4)(a), 16(4)(b) को बाद में जोड़ा गया है और 16(6) को बाद में जोड़ा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। जब कैपिटल में कोई चीज लिखा जाता है जैसे 16(4)(a), 16(4)(b, तो एक अलग अनुच्छेद होता है। खैर, उसकी चर्चा हम बाद में कर देंगे। तो सबसे पहले 16(3) का जिक्र हम लोग करते हैं। 16(1), 16(2) तो आपको बता दिया, दोनों में ये बात कही गई है। पहले में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कही है। दूसरे में भेदभाव से मनाही की बात कही गई है। यानी 7 आधार में से कोई किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16(3) में रेजिडेंस के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो वो केवल संसद को अधिकार दिया गया। इसी प्रकार से अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ के जब चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, तो उस समय उन्होंने स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने संबंधी एक व्यवस्था की थी, डोमिसाइल आधारित, कि जो झारखंड के मूल निवासी होंगे उनको विशेष तरजीह दी जाएगी। लेकिन बाद में रांची हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार और संविधान के अनुसार। बहुत सीधी सी बात है कि इसमें संसद को इसलिए अधिकार ये दिया गया है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एकरूपता बनी रहे, पूरे देश में एक समान रूप से इसे लागू किया जाएगा। लेकिन राज्य हो सकता है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, इस वजह से संसद को अधिकार दिया गया। संसद ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 1957 में सबसे पहले यह अधिनियम बनाया, जो 1974 में समाप्त हो गया। उसके बाद से संसद ने आज तक कोई इस तरह का नियम नहीं बनाया है। यानी रेजिडेंस के आधार पर आरक्षण तो दिया जा सकता है, डोमिसाइल का आधार बना करके, लेकिन बशर्ते ये कि वो संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून ना हो। तो इस प्रकार से संसद ने 1974 के बाद से आज तक कभी इस पर विचार ही नहीं किया। तो एक तो बात ये हो गई। अब 16(4) पर आते हैं। 16(4) में पिछड़ेपन की बात की गई, आर्थिक पिछड़ेपन की। जाहिर है 16(4) और 15(4) को एक साथ मिलाने की वकालत किया था इंदिरा साहनीवाद 1992 में। नवंबर में जो फैसला आया उसमें
बनाम संघराज्य, जो इंदिरा साहनी एंड अदर्स बनाम संघराज्य एंड अदर्स करके मुकदमा था। तो इस प्रकार से नवंबर में जो फैसला है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने ये फैसला लिखा था, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सरकारी सेवा योजना में आर्थिक पिछड़ेपन का जिक्र किया गया वो गरीबी के साथ जोड़ करके देखा जाएगा। गरीबी को परिभाषित करते हुए जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने 4 आधार बताए हैं। भाई, या तो गरीबी, कोई भी आदमी, डेमियन मार्टिन और रफ़ी अहमद किदवई ने गरीब, जैसे मान लीजिए कोई बाप है, वह तड़प रहा है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में 4 आना 8 आना फीस दे के भी पढ़ा सके। अब तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा नहीं पा रहा है चाह करके भी। दूसरे शब्दों में, वह ड्रेस नहीं खरीद, ड्रेस तो उधार नहीं मिलेगा, ड्रेस तो फ्री में मिलेगा, सर उधार मिल सकता है, फ्री में नहीं मिलेगा। तो ड्रेस नहीं खरीद सकता, जूता नहीं खरीद सकता, पेंसिल और स्टेशनरी अन्य चीज़ें, किताब नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार से वह चाह करके भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। वह चाह करके भी 2 जून ठीक से खाना नहीं खा सकता, न अपने बाल बच्चों को खिला सकता है। वह चाह करके भी, ठंड इस समय चल रही है, ठीक से कपड़ा नहीं पहन सकता। इसका मतलब वह गरीब है, एब्सोल्यूट पावर रूप से गरीब है, यानी उसकी किसी से तुलना नहीं की जाएगी, वो देखने से लग जाएगा कि वो गरीब है। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात भी उसमें कही गई है। तो पॉवर्टी है, रेजिडेंस, मान लीजिए आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका कोई अस्थायी निवास नहीं है, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, तो उनको भी आरक्षण दिया गया है और उनको गरीब माना गया है। वो प्रकृति के गोद में रहते जरूर हैं, और प्रकृति के द्वारा दी गई वनोपज या अन्य चीज़ों को खाते पीते हैं जो वन में मिलते हैं, जैसे पशु पक्षी इत्यादि, लेकिन कुल मिला जुला करके वो हैं तो खाना बदोश और गरीब हैं, तो उनको भी गरीब माना गया है। और आर्थिक रूप से भी उसमें जाति व्यवस्था को मुख्य आधार बनाया गया है कि भाई मान लीजिए जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो निश्चित रूप से बड़े लोगों के घरों पर, अब जैसे कुम्हार है तो वो आपके यहाँ जा कर के पानी भरेगा, आपके यहाँ जा कर के काम काज करेगा। दूसरे शब्दों में, कहार है तो वो डोली ढोएगा ही ढोएगा, या कुछ ऐसे काम करेगा मैनुअल जो कि वही कर सकता है। तो इस प्रकार से नाऊ है तो वो बाल ही बनाएगा। तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, माने आर्थिक स्तर जो इनका है वो निश्चित रूप से कमजोर है, बाल बना कितना कमा लीजिएगा। तो इसी आधार पर तो आरक्षण दिया गया ओबीसी को। ओबीसी को पिछड़े वर्ग में मानते हुए और इनको 27% आरक्षण दिया गया, जो मंडल आयोग और उसके पहले काका कालेकर समिति दोनों ने सिफारिश किया था। काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है 1955 में। तो इस प्रकार से इन दोनों के सुझाव पर इसको लागू किया गया था। 27% आरक्षण ओबीसी का के लिए दिया। वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में यह आरक्षण दिया था। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, लेकिन उस पर हम चर्चा आज की डेट में नहीं करेंगे, कारण ये कि इस समय वह अप्रासंगिक हो जाएगा। तो 16(4)A 16(4)B की जहां तक बात है उसे वाजपेयी सरकार ने जोड़ा था। 16(4)A 85वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी को बताता है, यानी ये प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो किया गया था 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा, उसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी। वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इंदिरा साहनी के फैसले को पलटने के लिए किया गया था। इंदिरा साहनी फैसले में प्रमोशन में आरक्षण को सीधे सीधे मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए 77वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवाया था नरसिम्हा राव की सरकार ने। और वाजपेयी सरकार ने 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा परिणामी ज्येष्ठता यानी कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी की व्यवस्था कर दिया था। यानी अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ही आपको प्रमोशन में आरक्षण मिल जाएगा, दूसरे शब्दों में प्रोन्नति में आरक्षण मिल जाएगा। और
आप अपने समकक्ष जो जिनके साथ काम करते थे उनके बॉस हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर चले जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे तो मोरल डाउन होगा, अगर समकक्ष लोग ऊपर चले जाएंगे तो उसने एक रास्ता निकाला कि भाई ऐसा है कि जो लोग ऊपर जाएंगे वो लोग दूसरे जगह माने वहां पदस्थापित ना करके दूसरे जगह उनको भेजा जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड फार्मूले के तहत जो अन्य लोग हैं अपने समय पर प्रमोट होंगे, जो कि गैर एससी और एसटी हैं, वो लोग वहां रह सकते हैं, जिससे कि लगे कि भाई ये सीनियर है इस वजह से ये प्रमोट हो गए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश किया कि भाई एससी एसटी अगर, हालांकि उसने अभी हाल में किया है, लक्ष्मी नारायण और जर्नैल सिंह के केस में 2018 में किया है। 2006 में तो उसने मना कर दिया था नागराज केस में। तो खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया ही था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तो प्रमोशन में भी एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया, यानी जिनको प्रमोशन का, जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वे दोबारा प्रमोशन में आरक्षण नहीं ले पाएंगे। ऐसी व्यवस्था 7 जजों की संविधान पीठ ने 6 के बहुमत से कर दिया। इस प्रकार से वर्ष 2004 के 5 जजों की संविधान पीठ के द्वारा दिए गए फैसले को ईवी चिन्नैया केस के नाम से जाना जाता, वर्सेस आंध्र प्रदेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ये व्यवस्था दी थी कि भाई सब कैटेगराइजेशन संभव नहीं है एससी एसटी में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इसीलिए 7 जजों की संविधान पीठ बनाया था और 6 के बहुमत से। कहा जाता है बेला एम त्रिवेदी ने इसका विरोध किया था। खैर 6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। हालांकि किसी राज्य ने इसको लागू नहीं किया है, क्योंकि इसे लागू करने का मतलब है उनका वोट बैंक प्रभावित होना, जो कि उन्होंने नहीं किया। इसको लेकर के कई जगह से विरोधी स्वर भी आए, कुछ हड़ताल और कुछ आंदोलन भी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अडिग है। अब लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों का है, देखना है राज्य सरकारें कहाँ तक इसे लागू करती हैं। तो कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी हम लोग बात कर रहे थे। कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी का मतलब परिणामी ज्येष्ठता होता है, यानी अगर आप एससी एसटी से संबंधित हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ही आप प्रमोट हो जाएंगे, आपको प्रमोशन में आरक्षण मिल जाएगा, यानी टाइम बाउंड मैनर में आपको एक पद से दूसरे पद पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। ये इसकी शुरुआत मायावती जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के विद्युत परिषद में एक जूनियर इंजीनियर को प्रमोट करके एससी बना दिया था, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया था, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर में कोई अनुसूचित जाति का नहीं था। और एससी रोटेशन में एससी जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था एससी, वहाँ कोई आदिवासी यानी कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का ही हो सकता था। जो तो उन्होंने देखा कि भाई जे शेड्यूल्ड कास्ट का है तो उसको प्रमोट करके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया था। तो ये तो वही वाली बात हुई कि मेजर जनरल को जनरल बना दीजिए और लेफ्टिनेंट जनरल को अपनी जगह पर ही छोड़ दीजिए, तो इससे मोरल डाउन होगा सेना का। ठीक वही स्थिति यहाँ भी हुई, इसीलिए एस नागराज ने इसको चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में। एस नागराज बनाम भारत संघ के मुकदमे में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आंकड़े बताइए कि कितने एससी और एसटी सरकारी नौकरी में हैं और कितने नहीं हैं, क्या आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जाता है और ये वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते। एक्चुअली भारत सरकार के पूर्व 2 कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम और जफर सैफुल्ला, TSR सुब्रमण्यम तो वाजपेयी साहब के समय में थे, उनके पहले जफर सैफुल्ला थे, दोनों लोग मसूरी भी जाते थे पढ़ाने। तो इन लोगों ने बताया कि एक्चुअली इसके पीछे मेन कारण ये नहीं है कि एससी एसटी के साथ कोई भेदभाव यानी इंस्टीट्यूशनल बायस शो किया जाता है, बल्कि ये कारण है कि वो लेट स्टार्टर होते हैं लाइफ में, और चूंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट लागू नहीं होता, 21 से 7 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी इस समय तो 31 साल उम्र है आईएएस में बैठने की। इंदिरा गांधी के समय 26 था, बाद में इसे 28 किया गया, फिर बढ़ा करके इसे 30 किया गया, अब तो 31 या 32 है। तो इस प्रकार से उसमें 7 साल और जोड़ दीजिए, 3 साल जोड़ दीजिए,
32 है संभवतः, तो 35 हो गया ओबीसी के लिए, और 10% जो आरक्षण दिया है मोदी जी ने, जिसको सवर्णों के लिए आरक्षण कहा जाता है, सवर्णों के लिए नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, जिसे 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया था। तो जन अभियान आंदोलन केस में, या जन आंदोलन केस में, जन अभियान केस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उसमें माहेश्वरी एंड कंपनी ने इसको ओके किया था। 5 जजों की संविधान पीठ थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस यूयू ललित, जो कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और जस्टिस भट्ट, इन दोनों लोगों ने इसका विरोध भी किया था। 3 लोगों ने, जिसमें पारदीवाला भी हैं, जस्टिस माहेश्वरी है, और एक संभवतः बेला एम त्रिवेदी थी, इन तीनों लोगों ने इसका समर्थन किया था। तो 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया था। चूंकि अनुच्छेद 46 को बीच में लेकर के आए थे मोदी जी, तो इसको 16(6) के अंतर्गत ओके कर दिया गया, और इनके लिए क्राइटेरिया वही बनाया गया जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके लिए अनुच्छेद 15 भी संशोधित किया गया। 15(3) तक तो ओरिजिनली था, 15(5) को तो अर्जुन सिंह ने ही जोड़ा था, 15(6) इन्होंने जोड़ दिया मोदी जी ने, और इधर 16(6) जोड़ दिया। 15(6) और 16(6) के तहत उन्होंने शिक्षण संस्थानों में भी इनको आरक्षण दिया, और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया। इस प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको मीडिया वाले सवर्ण आरक्षण करते हैं, 10% यानी 50% की कैटेगरी को क्रॉस करते हुए 50% की सीमा को टच नहीं किया, उसके ऊपर 10% दे दिया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। तो आज की डेट में ये लागू भी है। अधिकांश जो वो हैं, क्या कहते हैं, एनडीए पार्टनर्स हैं या बीजेपी शासित राज्य हैं, उन सबों ने इसको लागू कर रखा है। गुजरात से शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके सबने इसको, उस समय नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे जैसे आज हैं, और इस प्रकार से बिहार में भी ये लागू है। तो इस प्रकार से मोदी जी ने 16(6) के तहत ये एक्स्ट्रा आरक्षण दे दिया था। तो कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी हम लोग बात कर रहे थे, ये 16(4)(a) के तहत दिया 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत, और 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 16(4)(b) को जोड़ा। अब आप ये कह सकते हैं भाई 16(4)(b) बाद में आया, उसी में इसको जोड़ा जा सकता था, भले संशोधन पहले हुआ। भाई 81वां संशोधन तो पहले हुआ ही होगा, लेकिन पढ़ते हम बाद में हैं। तो इस प्रकार से 16(4)(b) में ये था कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जो कि SC ST और OBC के लिए हैं, पिछले साल की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल की वैकेंसी के साथ जोड़ करके और इसका टोटल 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसको अंडू करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए वाजपेयी साहब ने 81वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवाया वर्ष 2000 में, और उस समय 23 या 24 पार्टियां इनको समर्थन दे रही थी। तो इस प्रकार से इन्होंने पारित करवा दिया, संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवा दिया, और ये व्यवस्था किया कि जो पीछे कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वो उन्हीं में से भरी जाएगी अगले साल भी। उसको टोटल वैकेंसी के साथ क्लब नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये 16(4)(a), 16(4)(b) है। 16(5) ये है कि धर्म से संबंधित या दान उपदान से संबंधित जो संस्थाएं बनी हैं, उनमें जो वो रखे जाएंगे, मतलब जो साधु संत रखे जाएंगे, जो मठाधीश रखे जाएंगे, वो उसी में से लिए जाएंगे। अगर सरकार अपने फंड से उनका संचालन करती है, तो ऐसी दशा में आप ये दावा नहीं करेंगे कि नहीं, हम भी सोमनाथ मंदिर के महंत का पद खाली है तो उसके लिए अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो सरकार उसका खर्चा देती है, या जामा मस्जिद, ताजमहल का खर्चा सरकार देती है, तो हम भी उसके लिए एलिजिबल होंगे, हम भी वहाँ पहुँचेंगे और घी मलिदा खाएंगे। इसकी वकालत आप नहीं कर सकते अगर आप उस वर्ग से नहीं आते हैं। तो 16(5) तक तो मूल संविधान के हिस्सा हैं। 16(6) को मोदी जी ने जोड़ा, आपको बताया
कि अनुच्छेद 46 को भी इसके साथ जोड़ा था, जिसमें कहा गया है कि SC/ST के अतिरिक्त आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए राज्य कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 46 को आधार बनाकर उन्होंने 16(6) के साथ 16(6) में उसको जोड़ दिया और इस प्रकार से 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था किया, जिससे मीडिया वाले सवर्ण आरक्षण करते हैं। तो 16(6) को राज्य ने जोड़ा है। आपको हम बताते चलें, 15(6) और 16(6) दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ा जाना चाहिए। 15(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मोदी जी ने जोड़ा था और 16(6) की व्यवस्था भी मोदी जी ने 10% जो आरक्षण दिया उसी के द्वारा किया है। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को भी आप याद रखिएगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के मामले में तो यह व्यवस्था है कि भाई जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 331, 333 के लिए की गई थी, उसको ख़त्म कर दिया। यानी अब एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में या राज्य विधानसभाओं में कोई भी जगह रिक्त नहीं रहेगी और इसीलिए लोकसभा में 543 सीटें ही रह गई हैं 545 की जगह। साथ ही ये व्यवस्था भी की गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व की गई हैं वो 2030 तक बढ़ाई जाती हैं। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम इससे संबंधित था। 99 से इधर आप लोग याद रखिएगा, 99वां NJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित करने संबंधित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था राजनीतिक दखल के आधार पर। 100वां बांग्लादेश को एयरक्लेव सौंपने संबंधित है, 101वां GST संबंधित था, 102वां OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधित है, 103वां आपको बताया, 104वां बताया ही, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 106 तक हो चुका है। जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो महिलाओं को 1/3 आरक्षण कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करने के संबंध में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। तो इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा एक बार आप लोग, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 99वां है, 101वां है, 103वां है, 104वां है, 106वां भी है। 105वां उतना इम्पोर्टेंट नहीं, चूँकि वो राज्यों को अधिकार दिया गया है, वही आरक्षण की व्यवस्था आप खुद करें। चूँकि NV रमन्ना के अध्यक्षता में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को अगर नहीं किए होते मोदी जी, तो NV रमन्ना ने कहा था कि भाई राज्यों को तो अधिकार ही नहीं आरक्षण देने का, तो फिर राज्यों ने कैसे कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। अभी खत्म कर दे रहा, अब खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से NV रमन्ना ने इसे खारिज कर दिया था कि भाई ये जब तक संसद द्वारा बनाए गए नियम के तहत राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं, यानी अनुच्छेद 341, 342A के तहत NV रमन्ना ने यह फैसला दिया था। लेकिन बाद में मोदी जी ने 105वां संविधान संशोधन करके राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि वो भी अपने आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र के मामले में जो हम मराठों को आरक्षण दिया गया था 11% देवेंद्र फडणवीस के द्वारा पहले शासनकाल के दौरान, उससे संबंधित मामला था। लेकिन बाद में चल करके जब 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करवा दिया मोदी जी ने, तो ये संवैधानिक व्यवस्था हो गई। तो 105वां भी देख सकते हैं आप, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 106वां आपको बताया ही, नारी वंदन विधेयक जिसको मोदी जी ने कहा है, जिसको आप महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आरक्षित की गई हैं उससे संबंधित, अभी इसे कब से लागू किया जाएगा इसके बारे में बात नहीं की गई है। इसे पारित तो कर दिया है दोनों सदनों ने, लेकिन नोटिफिकेशन अभी जिसका जारी नहीं हुआ है, यानी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है। यानी ये एक्ट तो बन गया है लेकिन लॉ अभी नहीं बना है। इसका एनफोर्समेंट कब से होगा, 2029 होगा, 2034 होगा, इसकी क्लैरिटी अभी केंद्र सरकार ने नहीं किया है। देखना होगा कि क्या करती है केंद्र सरकार आगे। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।